हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आप अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छा होऊंगा। तो चलिए, इसी दौर में आपने मेरी 2 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स बॉटम ऑफ माई हार्ट्स कि आप लोगों ने मेरी इन 2 वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। तो फिर मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता है बेटा कि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, जो कि हम सभी स्टूडेंट मिलके बहुत धूमधाम से मनाते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि हमारे वो रिश्तेदार जिनको हम जानते भी नहीं, वो अचानक टपक पड़ते हैं, वो भी इस चीज फेस्टिवल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको तो पता होगा कि इस फेस्टिवल में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्या होता है बेटो, पापा की मार और हमारी माँ की फटकार, जो हमें आए दिन मिलने मिलती है। साथ ही साथ हमारे उन रिश्तेदारों को जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके तानों की भरमार जो हम मासूम से दिल वालों को सहना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए आज हमें कुछ करना है तैयार। तो चलिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड टिप्स फॉर एग्जामिनेशन की जो ये त्योहार है, इसका नाम है बच्चों, इस फेस्टिवल का नाम है बच्चों त्योहार। इस फेस्टिवल का क्या नाम है, इस त्योहार का क्या नाम है बच्चों, तो इसका नाम है बच्चों एग्जाम। तो इस एग्जाम के लिए हम तैयारी करेंगे बेटा। चलिए यहाँ पे आते हैं। जैसे ये हमारा जो एग्जाम है, ये बोर्ड स्टूडेंट से लेके 6 to 12th स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेटेजी के बेस पे हम अपना नंबर जो है, हम 0 से हीरो बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, हम 0 से हीरो तक। कहा था 0 से हीरो तक का सफर। तो हम 0 से हीरो तक का सफर तय करेंगे, और इस सफर को तय करने के बाद हमारे नंबर आएंगे 90% प्लस टू 95% प्लस, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए तो आते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी। आप में से किसी को पता है कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? तो चलिए, जो मुझे बताएगा कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसको मेरी तरफ से प्राइज है। लेकिन चलिए, आप में से किसी को नहीं पता, मैं जानता था। चलिए बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखना बेटा, लिखना। अब आप सोचेंगे सर राइट करना कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि पढ़ना, पर बेटा मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, सबसे जरूरी है लिखना। क्योंकि देखो, हमें आता तो सब है, लेकिन हमारे कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर मुझे आ तो सब रहा था, पर मैं लिख नहीं पाया। सर मैं लिख के तो पूरा आया, पर पता नहीं मेरे नंबर कहाँ कट गए। तो सही बात है बेटा, ऐसा होता है। कई सारे ऐसे बच्चों की कंप्लेन मुझे आज तक सुनने को आई हैं कि जैसे वो कहते हैं बेटा कि सर मैं लिख के तो पूरा आया था, पर पता नहीं मेरे नंबर कहाँ कट गए, मैंने मैच भी किया था, सब सही था। और कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर थोड़ा सा और टाइम रहा होता तो मैं पूरा लिख लेता। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में बेटा लिखना। तो लिखने पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिखने के लिए बेटा होना चाहिए हमारा टाइम मैनेजमेंट। क्या होना चाहिए बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि हाउ कैन मैनेज योर टाइम। तो टाइम को मैनेज करने के लिए देखिए, हमारे पास एग्जाम प्रिपेयर देने के लिए 3 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं बच्चों? 3 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं बच्चों? 3 आवर्स होते हैं, जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं। और बाकी जो हमारे छोटे मोटे, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट हैं, जो 6, 7, 8, 9 और 11 तक पढ़ते हैं, उनके पास होता है 2 आवर टू 30 आवर्स। सॉरी 30 में समझिएगा बच्चों, 30 आवर है, ठीक है। इतना टाइम होता है हमारे पास, 30 मिनट्स कर लीजिए आवर यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टाइम हमारे पास होता है बेटा, कितना, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे क्या करना है, कैसे हमें राइट करना है, हमारी राइट करने की स्किल क्या होनी चाहिए, जिससे कि हमारे एग्जामिनर जो है हमारा 1 नंबर या आधा नंबर भी ना कट करे, और हमें टाइम भी बच जाए, ताकि हम अपने जो हमने अपनी कॉपी में लिखा है उसको हम मिला सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना बेटा टाइम मैनेजमेंट करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो आंसर देने चाहिए, वो आंसर्स कॉपी भरने से बेहतर है कि हमें कंटेंट टू कंटेंट देना चाहिए। कंटेंट टू कंटेंट हमें आंसर करने चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे आंसर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, जैसे कि अगर पूछ दिया जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो हमने लिखना है कि बिकॉज फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो इसमें बस H2O इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई लाइन तो हम H2O को क्या कर देंगे बेटा, अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, अंडरलाइन। यानी हमें अंडरलाइन की स्किल होनी चाहिए, हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए। टाइम को ऐसे मैनेज करें कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने से होता क्या है कि जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं उनका सीधा जो फोकस होता है वो उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड पे जाता है। उससे एग्जामिनर को ये फील हो जाता है कि नहीं, बच्चे के पास नॉलेज है और उसने कुछ तो पढ़ा है। तो वो आपके कॉपी को लेके पॉजिटिव माइंड सेट उसका हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो नंबर पूरे के पूरे देता है।
दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। होता क्या बेटा, देखिए अभी हम गलतियां करते हैं। अभी हमारा एग्जाम आने में मान लीजिए 2 महीना है, तो हम क्या करते हैं कि हम लिखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सब आलसी हैं। तो हमें लिखना चाहिए बेटा, जितनी ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें अपनी लिखने की जो स्पीड है उसको बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि हमारा शक्तिमान उड़ता है, उस तरह हमें अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लिखने और साथ ही साथ में अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। क्या बच्चों, हैंड राइटिंग। बहुत टीचर कहते हैं कि हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती, लेकिन मैं बता दूं आपको बेटा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चिड़िया की टांग लिख के चले आओ और एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो आपकी हैंड राइटिंग की वैल्यू नहीं करेगा। बेटा लिखा सुंदर होना चाहिए, भले आप बहुत कर्सिव नहीं लिख पाते हो, पर स्पष्ट अगर सीधा सीधा लिखते हो ताकि एग्जामिनर को आपके वर्ड पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो बेटा वो वहां भी आपके नंबर कोई काटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको जो भी लिखना साफ सुथरा लिखना है। और उसके बाद एक चीज और, कभी कभी होता क्या बेटा कि हम कुछ लिख रहे हैं और गलत हो गया तो हम उसको पूरा काट एकदम उस पर हम डिजाइन बना देते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता है। एग्जामिनर क्या बेटा, फॉरेंसिक टीम भी आएगी तो उसको नहीं पता चलेगा, इतना आप काट देते हो। इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, इससे हमारी कॉपी गंदी लगती है। अगर आपसे कोई भी चीज अगर गलत लिख दिया गया है तो सिंपल सा एक लाइन क्रैक करके कट कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा। इससे आपकी कॉपी भी गंदी नहीं लगेगी और फॉरेंसिक टीम के आपका एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे से गलती हो गई, आपकी कॉपी भी साफ सुथरी दिखेगी। तो वैसे काटना तो ज़्यादा नहीं, आप कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां ना हो। अगर थोड़ी मोड़ी गलतियां हो भी जाती हैं तो फिर आपको घबराना नहीं है, एक हल्का सा उस पर कट कर दीजिए, जिससे क्या होगा आप आगे बढ़िए, टाइम भी बचेगा और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखेगी। आप कोशिश करिए कि आप साफ सुंदर लिखें, भले आपकी कर्सिव हैंड राइटिंग ना हो, लेकिन साफ और सुंदर लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड लगे या आपको कोई लाइन इंपॉर्टेंट लग रही हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो साइंस में हो, उस लाइन को आप बेटा अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस पूरे पैरा में या इस पूरे सेंटेंस में ये जो वर्ड है या ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लाइन जो होती है बेटा जो आपके नंबर को गेन कराती है। तो अगर डायरेक्ट एग्जामिनर उस लाइन को पढ़ लेता है तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ये तो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका लिखने की स्किल हो गई। चलिए आगे आते हैं कि चलिए ये तभी पॉसिबल है जब हमें सब कुछ तैयार होगा। तो हमें 0 से हीरो बनने के लिए 90 to 95% लाने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी है, जो सबसे बड़ा रामबाण होता है, जिसको कहते हैं बेटा हम रिवीजन। क्या कहते हैं बेटा, रिवीजन। क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी चीज को स्टडी करने के लिए, किसी चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम घंटों टाइम लें। यानी हमें स्मार्ट स्टडी करनी, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपना रिवीजन सेट बना लेना है। अब रिवीजन सेट किसके बेस पे बनेगा, या तो आप डे के बेस पे बना लीजिए कि किस डे को आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे आपका मंडे है, मंडे को आपको सपोज करिए कि आपने एक हार्ड सब्जेक्ट चूज कर लिया कि आपको पूरे दिन में कितना पढ़ना है। जैसे आपने एक हिंदी ले लिया, अपना एक जो भी आपका अच्छा चल जैसा भी, और एक आपने मैथ्स ले लिया, मंडे ले लिया। उसका ट्यूसडे को आपने ट्यूसडे को बेटा दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि आपने सोशल ले लिया और इंग्लिश ले लिया। फिर नेक्स्ट डे आपने साइंस ले लिया। या तो ऐसे आप अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लीजिए, और या तो बेटा आप आवर बेस पे कर लीजिए। आवर बेस पे यानी किस घंटे में क्या पढ़ना है। जैसे सुबह आप कब उठते हैं, आपके उठने का टाइम, वेकअप होने का टाइम पता होना चाहिए आपको। आपके बेटा कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, कब आपको बेटा ब्रेकफास्ट करना है, कब बेटा आपको लंच करना है, कब आपको बॉडी को क्लीन करना है, कब आपको नाइट में सोना है। ये सब का टाइम देखने के बाद इसके बीच में जो गैप मिलता है, उस गैप में आपको क्या करना है बेटा कि अपने चैप्टर्स को मैनेज कर लेना है, अपने सब्जेक्ट को मैनेज कर लेना कि आप कैसे उन सब्जेक्ट को और उन चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे। और आपको जो भी रिवीजन करना है बेटा, क्विक रिवीजन करना है। और एक आपको ये ध्यान, जो कोई अगर कंफ्यूजिंग टॉपिक है या चैप्टर्स है तो उसको आप, अगर साइंस का है, मैथ्स का है, सोशल का है, तो आप अपने जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे उसको कॉपी में आप नोट करिए, उनसे जाके डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसको लेके आप प्रेशर मत लीजिए कि नहीं ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे नहीं आ रहा है, कैसे करूंगा, ये कुछ नहीं। आप उसको छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए, ठीक है। उसको आपको करना ही नहीं है। आपको केवल उन सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे ध्यान देना जो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, उसको बस आपको एक छोटा सा टचअप देना है रिवीजन के लिए। तो उसको आप टचअप दे लीजिए। जो कंफ्यूजिंग वाला है अपने एक्सपीरियंस टीचर से, या आप जिस ट्यूटर से पढ़ते होंगे, या आपके बड़े या आपके घर में जो भी पढ़ा लिखा है उससे आप उसके बारे में कंसल्ट करके उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसको लेके आपको प्रेशर में आना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आप प्रेशर में आएंगे तो फिर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रेशर नहीं लेना। अगर मेरा मानना, आप अगर मेरी बात माने तो आपको ये डे की जगह आवर वाला टाइम मैनेजमेंट यूज करना चाहिए। क्योंकि डे में क्या होता है कि हम
टाइम हमारे पास कम है और हम हर सब्जेक्ट को उतना कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें आवर में करना है। कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिंदी होगा आपके पास, सबके पास बेटा हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और आपके पास बेटा साइंस होगा, आपके पास सोशल स्टडी होगा, क्लास 10 के बच्चों की बात हो रही है, और आपके पास मैथ होगा। और वही अगर क्लास 12 की बात की जाए, और ये तो क्लास 6 टू 12 हो गया, 10th हो गया। अब 11 12 की बात की जाए बेटा, 6 टू ये 10th हो गया। अब 11 टू 12 की अगर बात की जाए तो उनके पास होता है बेटा, अगर मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ होगा, बायो का स्टूडेंट है तो बायो होगा, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स के सभी अकाउंट और बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, आपका केमिस्ट्री होगा, आपका फिजिक्स होगा बेटा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और फिजिकल एजुकेशन होगा। और जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके अकाउंट्स होंगे, बिजनेस स्टडी होगा, बाकी सब सब्जेक्ट होंगे। अब उनको क्या करना है कि आवर बेस पे कि उठने के बाद, जैसे आपको अभी वेकअप अप अर्ली मॉर्निंग, आपको कम से कम नहीं 3 बजे तो कम से कम 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाना है। और सुबह की स्ट्रेटेजी के बेस पे 30 मिनट आपको क्या करना है बेटा, 30 मिनट आप फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा वॉकअप कर लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। सुबह की जो स्टडी होती है बेटा बहुत ही किफायती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सुबह उठ के किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं तो तैयार हो जाता है। ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये हमारे पापा भी कहते थे, उनके पहले भी लोग कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि होता क्या बेटा, देखिए शाम को क्या है कि हम घूम के आते हैं, दोस्तों से मिल के आते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें हमारे माइंड में घूम रही होती है। तो हमारा जो माइंड है वो एजुकेशन की तरफ उतना सेट नहीं हो पाता है, हमेशा भटकता रहता है या हम डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। लेकिन सुबह में क्या होता है कि चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं बेटा, सुबह में होता है ये है कि चीज़ें जो होती हैं बेटा, हम सब चीज़ें सेट हटा के हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरी तरह खाली होता है। जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो बेसिकली 2-4 बार रिवीजन करने में वो पूरी तरह से हमें प्रिपेयर हो जाता है। और रिवीजन करने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना बेटा, एकदम रट्टा नहीं मारना, रट्टा तब तो एकदम मत जाइए, आपको स्मार्ट वर्क करना है। यानी अगर आप चाहें तो उसको राइट करके, मेरा मानना है तो मेरा मानना जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं उसको राइट कर करके लर्न करता हूँ। इससे मेरा हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, मेरा वर्ड पावर बढ़ जाता है, मेरी राइट करने की स्किल बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जिससे मुझे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्या मिलता है बेटा, बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो भी चीज़ें लर्न करिए उसको राइट करके लर्न करिए। क्या राइट करके लर्न करिए बच्चों, राइट करके ही लर्न करिए। इससे राइट करने से आपका एक नोट भी तैयार होता जा रहा है कि आपने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया। और अगर उसको आपने राइट कर लिया 2-4 उसको आप रिवाइज करोगे तो मुझे जहाँ तक पता है कि आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या बेटा, आपको मैंने बता दिया। ये तो सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद 30 मिनट आप फ्रेश हो लीजिए। और फ्रेश होने के बाद आपको करना क्या है बेटा कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है कि जाके जिसको आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, क्योंकि मॉर्निंग का समय हम चाहते हैं सभी लोग की हमारी अच्छी शुरुआत हो। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो फेवरेट है वो साइंस है, तो मैं साइंस का कोई भी उठा लूंगा, या तो मैं केमिस्ट्री उठा लूंगा, या तो मैं बायोलॉजी उठा लूंगा बेटा, या तो बेटा मैं आपका फिजिक्स उठा लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट उठा के उसको कम से कम 45 मिनट तक आप उसको पढ़िए, साथ में उसको राइट करिए। ठीक है, और आप एक सेट कर लीजिए कि आपको एक दिन में कम से कम इस चैप्टर से आपको कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन इस 40 मिनट में प्रिपेयर कर लेने हैं राइट करके। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका वो 10 से 5 क्वेश्चन डेली तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर आप 45 मिनट का फिर एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि हिंदी उठाना चाहूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया है, या इजी सब्जेक्ट कह सकते हैं। फिर हम एक सब्जेक्ट और आसान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हमें 20 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, 30 मिनट का। फिर हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या है बेटा, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आप उठाए, उसके बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट सोशल उठा लीजिए या इंग्लिश उठा लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बेटा आप क्या करिए कि जब ये दोनों में से एक सब्जेक्ट हो जाए, दोनों में सुबह में, यानी आपने ये कर लिया, सुबह 10 बजे तक कंप्लीट हो जा रहा है ब्रेकफास्ट और ये सब्जेक्ट, 50 मिनट इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप एक आराम से 2 आवर्स का, कितना बच्चों, 2 घंटे का एक रेस्ट मोमेंट ले लीजिए, जिसमें आप रेस्ट कर लीजिए। चाहे आपको, अगर आप लोग आजकल तो आप लोग बेटा फोनिक्स हैं, यानी फ़ोन के एडिक्टेड हो चुके हैं, तो फ़ोन अपना यूज कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना तो आप रह नहीं सकते हैं। तो या टीवी देख लीजिए, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। उसके बाद आप 2 घंटे बाद फिर उठिए, आप फ्रेश हो जाएंगे तब तक। तो फिर आप अपना मैथ उठा लीजिए, कम से कम इसको 2 आवर्स अपने मैथ के क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। रिवाइज का करना होता है कि सॉल्व करिए। सॉल्व करने के साथ साथ आपको जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करिए, और बेसिकली आप सभी जो बुकें यूज करिए वो बेसिकली बेटा एनसीईआरटी ही यूज करिए। क्योंकि देखिए साइड जो बुक्स होती हैं वो देखिए साइड बुक उतनी हमारी बेनिफिशियल नहीं होती जितनी एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए बोर्ड जो होता है बेटा, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, वो उन्हीं बुक से क्वेश्चन पूछेगा जो उसने बुक आपको दी है पढ़ने के लिए। यानी उसने एनसीईआरटी की बुक दी है तो बेटा वो आपसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करेगा, वो आपके बाहर की बुकों से क्वेश्चन नहीं करेगा। ये तो आप पहले जान लीजिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है 90 to 95% अपनी एनसीईआरटी की बुकों पे फोकस करिए। अगर 5% आपके पास जो बच्चा है तो आप किसी साइड बुक में कोई टॉपिक आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वहां जाके आप उसको देख के क्लियर कर लीजिए। वैसे बेसिकली तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप साइड बुक की जगह अपने टीचर से जाके, जो आपके यहाँ एक्सपीरियंस टीचर है, उससे जाके आप उस क्वेश्चन को कंसल्ट करके उसको देख के बेटा क्लियर हो जाइए। ठीक है, चलिए मैथ लगाइए 2 घंटे। 2 घंटे मैथ लगाने का फिर आप एक आराम से 1-2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि ये मेंटल वर्क होता है मैथ में बहुत ज्यादा। उसके बाद आप इसके बाद बेटा आप इंग्लिश पढ़ लीजिए आधे घंटे, फिर अपना फ्रेश हो लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, टहल लीजिए। देखिए कोई ये नहीं है कि नहीं आप 10 घंटे, जैसे बहुत पेरेंट्स प्रेशर करते हैं 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे, उनका लड़का, हमारे मोतीलाल भैया का लड़का 10 घंटा पढ़ता है, हमारे चुन्ना दास भैया का लड़का 5 घंटा पढ़ता है। बेटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने से कुछ मतलब है नहीं, वो तो किताब खोल के बैठा है, उनको कहाँ पता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा है। और नहीं मोतीलाल भैया, चुन्ना लाल भैया का जो बच्चा होता है वो बाद में रिजल्ट लाता है तो लटका रहता है, उनका मुंह भी और रिजल्ट भी। तो चलिए, तो हमें चुन्ना लाल भैया के बेस पे नहीं चलना है और हमें पन्ना लाल भैया के बेस पे नहीं चलना है, हमें चलना है बेटा अपनी स्ट्रेटेजी पे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हमारी जो एक ब्रीफ स्टडी, अगर आप को टाइम टेबल चाहिए कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको टाइम टेबल आपकी ईमेल आईडी पे सेंड करवा दूंगा। ठीक है, या तो मेरा आप व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, मैं आपको अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर फॉर टाइम टेबल मैसेज कर देंगे, तो या मेरा टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसमें दे दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अपना आपको टाइम टेबल भेज दूंगा, आप उससे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि हमें क्या करना है। सुबह 4 बजे उठ जाना है, 4 बजे उठने के बाद हमें आधे घंटे फ्रेश हो लेना है, क्योंकि देखिए 4 बजे तो कैसे भी उठ जाना है। देखो बेटा, अगर एग्जाम में नंबर चाहिए, 2 महीने बचे हैं आपको 0 से हीरो बनना है। 90 to 95% अगर नंबर चाहिए बेटा, तो आप आधे घंटे के बाद अपना ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, जो प्लान है बेटा, इसको आप फॉलो करिए। क्योंकि देखिए बिना रिवीजन किए, बिना राइटिंग स्किल के कोई भी नंबर गेन नहीं कर सकता, ये तो आप समझ लीजिए बेटा। और ज्यादा से ज्यादा अब आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, घंटों तक पढ़ने का समय गया, आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास नोट्स है बेटा, उनको आप रिवाइज करते रहिए। जो छोटे बच्चे हैं, उनके टीचर्स ने उनको क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। देखिए रिवीजन रीड करके नहीं करना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। रिवीजन रीड करके मत करिए, रीड करके करेंगे तो बेटा माइंड से वो स्लिप हो जाता है। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, आप कितने भी मेमोरेबल हैं, आपकी कितनी भी मेमोरी शार्प है, तभी वो थोड़ा मोड़ा स्किप तो हो ही जाना है। पर अगर आपको राइट करके लिखते हैं तो देखिए राइट करने से क्या बेनिफिट है, आपकी हैंड राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है बेटा, आपका जो वर्ड पावर है वो इंप्रूव हो रहा है बेटा, और यहाँ तक कि आपकी जो स्पीड है, जो टेराबाइट स्पीड हो जाएगी मेगाबाइट से, ठीक है, वो स्पीड आपकी कैसे होगी बेटा, ये आपके लिखने की स्किल से होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बोर्ड में आप ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को आप कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये तो हो गया, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। अब आगे आते हैं और एक चेंज पे। चलिए, तो ये आपको मैंने बता दिया कि टाइम कब उठना है, कैसे पढ़ना है, और प्रॉपर स्लीप लीजिए। एकदम ये नहीं कि प्रेशर लेके आप 3 ही घंटे सोइए, बाकी घंटे पूरा पढ़ते रहिए, 10-15 घंटा पढ़िए। बेटा 10-15 घंटे से कुछ होता नहीं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था बेटा, और मेरा एग्जाम रहता था, तो एग्जाम लेने के पहले पता है मैं क्या करता था, पहले हमारे बगल में ही जहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते सुबह, तो मैं जाके पहले क्रिकेट खेल लेता था, फिर जाता था एग्जाम देने। अब आप सोचोगे सर एग्जाम से पहले क्रिकेट खेलने, हाँ बेटा इसलिए क्योंकि देखो उससे मेरा ब्रेन जो होता था, माइंड जो होता था, वो फ्रेश हो जाता था। और देखो पढ़ने के लिए हमने पूरे साल पढ़ा है बेटा, हमें अब केवल रिवीजन चाहिए, हमें अब रटना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, हमें बस अपना एक रिवीजन चाहिए। और रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। आप उन पॉइंट्स को केवल आप कॉपी मत भरिए, आप केवल कंटेंट टू कंटेंट लिखिए, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए होता है एग्जामिनर को। उनको आपकी कॉपी भर के पन्ना गिन के नंबर, पेज काउंट करके नंबर नहीं देने हैं, उनको आपके कंटेंट के बेस पे नंबर देने हैं। और कंटेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको आप अंडरलाइन करना सीख लीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको बेटा, उसको स्किप कर दीजिए, उसके आगे वाला जो आपको आ रहा है पहले उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखिए होता क्या है
कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट 10th और 12th के बच्चों के लिए। देखिए आपको जो सेक्शन दिया था, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आपको सेक्शन दिए रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो आप कोशिश करिए कि आप सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप बेटा कोशिश करिए कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे पहले सेक्शन ए अगर आप टच कर रहे हो तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आप सेक्शन बी में जाइए। देखिए होता क्या है कि इससे क्या होता है, एग्जामिनर को फ्रेश दिखता है, तो आपकी कॉपी को लेके हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट का रहता है। लेकिन अगर उसी में आप सेक्शन ए का लिख रहे हैं 2 क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी का डाल रहे हैं, फिर सेक्शन डी का डाल रहे हैं, फिर सेक्शन बी का, इससे क्या होता है कि वो भी कंफ्यूज होता है, उसको बार बार पलटना पड़ता है, जिससे वो गुस्सा करेगा और फिर उसको निगेटिव माइंड में आ जाएगा वो। तो फिर वो कॉमन सी बात है कि कोई बंदा अगर निगेटिव माइंड आएगा तो वो क्या करेगा आपके साथ, वो आप मुझसे बेहतर जान जाओगे बोर्ड में अगर आप गलती करोगे तो इसे आप कोशिश करिएगा कि सेक्शन ए पहले सॉल्व करिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। दैट्स क्लियर बच्चों, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको बता दिया पहला टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना है। सुबह उठिए, जितना जल्दी उठेंगे, एक कहावत है हमारे गांव में, जो पहले जगेगा वो पहले पाएगा। तो सुबह उठिए, अपना फ्रेश होइए, फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठाइए, उसको रिवाइज करिए, उसको रिवाइज करने के बाद लिख के रिवाइज करिए, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। देखिए होता क्या है, बच्चों की कंप्लेन ही होती है कि सर मैं 2 घंटे तक नहीं पढ़ पाता हूँ, इच्छा नहीं होती पढ़ने की बेटा। बहुत लोग होते हैं 2 से 4 घंटे बैठे रह जाते हैं बेटा, लेकिन स्टोर कितना कर पाते हैं, उतना ही कर पाते हैं जितना उनका ब्रेन है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब है खाना आप उतना ही लीजिए जितना कि आप खा सकते हैं, ज़्यादा खाना लेने से तो बर्बादी खाना करेंगे। तो यानी 45 मिनट ही पढ़िए, क्योंकि आपको भी पता होगा 40 मिनट की पीरियड अगर टीचर की रहती है तो आप भी सोचते हैं कि अरे कब जाएगा, एकदम दिमाग खराब हो गया, जल्दी से सर जाइए, लेकिन सर तो जाते नहीं है, सर तो चिपके पड़े, उनको तो 40 मिनट पढ़ाना ही पढ़ाना है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनसे बच्चों घंटों पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा इसीलिए कहने का मेरा ये मतलब है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप कम से कम 45 मिनट माइंड सेट करिए और एकदम बैठ जाइए और लिख के पढ़िए। देखिए अगर आप पढ़ के पढ़ेंगे तो उसमें होगा क्या कि आधा माइंड आपका इधर उधर भी जाता है, लेकिन लिख के पढ़ेंगे तो आपको एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन मुझे इस 45 मिनट में कवर कर लेने हैं। और जब आप 10 क्वेश्चन का माइंड सेट करके बैठे हैं तो आप तभी उठेंगे, आप चेयर तभी छोड़ेंगे जब आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और वो 10 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए, दोहराइए, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। या तो लिख के कर लीजिए, पहला प्रोसेस है लिखिए, फिर उसके बाद उसको रीड करके लर्न करिए, ठीक है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया रिवीजन कैसे हो गया, लिखने की स्किल बता दी मैंने आपको, ठीक है। और प्रेशर एकदम नहीं लेना है आपको। और मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा देखिए लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हमें अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आपको अगर अपना टाइम टेबल बनवाना है, अगर आपको मुझसे टाइम टेबल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अगर मैसेज करेंगे आई वांट टाइम टेबल, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमित_यादव_समन। आप इस आईडी पे अगर मैसेज करते हैं और आप बोलते हैं सर आई वांट नीड अ टाइम टेबल फॉर एग्जाम, तो बेटा आपको टाइम टेबल 24 आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मैसेज सीन करूंगा आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो बेटा ये जो भी क्लास थी आपके लिए थी, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप बाकी वीडियोस की तरह इस क्लास को भी प्यार दें। थैंक यू, जय हिंद।